हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी बैंको एग्जाम प्रेप के अंदर। एक बार फिर से अपन रीजनिंग की क्लास के अंदर टॉपिक लेके आए हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जिसकी अपनी क्लास नंबर 3 चलेगी। उससे पहले अपन 2 क्लास देख चुके हैं और लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास अपन बना चुके हैं, जिसमें अपने देखा अजम्पशन, कॉज, इफेक्ट, आपका इमेजिनेशंस, आपका कंक्लूजन्स, ये कुछ टॉपिक्स के बारे में अपने बात किया था। ठीक है, आज उसी कड़ी में अपन आज कुछ क्वेश्चंस के साथ में और उपस्थित हुए हैं, तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। और थोड़ा बहुत आपने भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया होगा और आज भी उम्मीद मुझे यही है कि आप भी आराम से इस क्वेश्चन को बनाओगे। ठीक है, चलते देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप इसको ढंग से पढ़िएगा और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पढ़ो आप इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि विकसित देशों में अंतःस्थायी आयु लगभग 42 वर्ष है। अंतःस्थायी आयु यहाँ पर 42 वर्ष लगभग बताई गई है, अराउंडिंग 42 ईयर्स। ठीक है, अब होता है क्या है, जैसे एक आदमी की एक आयु मानी जाती है 100 वर्ष, 100 ईयर्स। बीच की आयु होती है 50 वर्ष। तो कुछ बंदे 50 वर्ष से कम के होते हैं, कुछ बंदे 50 से ज़्यादा के होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी के बारे में बात कर रहा है कि अंतःस्थायी लगभग कितना है, 42 वर्ष। और ये कौन से में डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर बात कर रहा है, विकसित देशों के बारे में बात कर रहा है, जिसका अर्थ है कि आधी आबादी नीचे है और आधी आबादी आपका 42 वर्ष से ऊपर है। क्लियर यहाँ तक का काम? तो अपन ने 50 माना है, तो 50 नहीं मान के अपन यहाँ पर 42 वर्ष देने वाला है, तो अपन 42 इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो 42 का मतलब हो गया 84 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 84 ईयर्स, 84 ईयर्स। ओके, अब 84 ईयर्स में यहाँ पर अपन बोल सकते हैं 42 ईयर्स से कम और 42 ईयर्स से ज़्यादा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट, अब एक रिपोर्ट प्रदर्शित कर रहा है, वो कौन कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं। वो बोल रही है कि विकसित देशों में मनोवैज्ञानिक मदद लेने वाले लोगों में से, मतलब साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है कि भैया साइकोलॉजिस्ट की जो जरूरत पड़ने वाली जो लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट की जो जरूरत पड़ती है उन लोगों को, वो 63% लोग हैं जो 42 वर्ष से कम उम्र के हैं। मतलब 42 से कम उम्र के कितने परसेंट लोग हो रहे हैं आपके पास में, 63% लोग कम हो 63% लोग हो रहे हैं। इसका मतलब 42 से वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, और 37% आपके 42 से ज़्यादा होंगे, 42 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 63% होगा। 42 वर्ष से कम लोगों जो है, मतलब कम के जो लोग हैं उनमें मनोवैज्ञानिक विकास ज़्यादा देखा जा रहा है, मनोवैज्ञानिक समस्या ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि देखो रिपोर्ट बता रही है इस चीज़ के लिए। ठीक है, इस तरह के प्रमाण स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विकसित देशों में मनोवैज्ञानिक समस्या उन लोगों में सबसे ज़्यादा सामान्य है जो 42 वर्ष से कम है। इस रिपोर्ट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट की जरूरत कब किसको पड़ रही है, उन बंदों को पड़ रही है जो 42 वर्ष से कम है, जिनमें मनोवैज्ञानिक समस्या ज़्यादा है, वो जो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है उनको। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बता रही है। तो आपको पूछा है धारणा, अजम्पशन पूछेगी आपको, तो अजम्पशन क्या हो सकती है वो मेंशन करते हैं। तो पहला अजम्पशन देखने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं के साथ जनसंख्या का परसेंट विकसित देशों के लिए अन्य राज्यों की तुलना में, अब मुझे आप बताओ, यहाँ पर स्टेटमेंट में साफ कहकर रखा है कि विकसित देश के बारे में बात हो रही है, जबकि यहाँ आपको अन्य राज्यों की तुलना में कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंपेयर करने की कोशिश करवा रहा है, जो कि सरासर क्या है, अजम्पशन के लिए गलत है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोलने वाला, और जब तक स्टेटमेंट में कुछ नहीं बात बोलने वाला, इसका मतलब आप इसको आंसर में लेकर नहीं आ सकते। क्लियर? तो ये आपका काम हुआ। पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक विकार के विकास में, जो मनोवैज्ञानिक जो समस्या है उसके विकास में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों में से एक व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न अत्यधिक तनाव से निपटने में असमर्थता। ये बोल रहा है कि भैया जो 42 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उसके बारे में बात कर रहा है कि भैया उनमें अत्यधिक तनाव से निपटने में क्या है, असमर्थता है। और कौन सा तनाव, व्यावसायिक गतिविधि। अब मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल सी मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ पर कि व्यावसायिक गतिविधि के बारे में बात कर रहा हूँ। व्यावसायिक गतिविधि अपन ऑलमोस्ट अपन समझ सकते हैं 21 से 42 वर्ष के बीच में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 42 साल से कम उम्र के बारे में बात कर रहा है।
तो इसका मतलब 1 साल से लेकर 20 साल तक के लगभग जो बच्चे लोग हैं उनमें व्यावसायिक गतिविधि का जो बच्चा लोग जो है उनमें व्यावसायिक गतिविधि से उत्पन्न तनाव कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट बताने वाला है कि भैया एक व्यावसायिक गतिविधि से उत्पन्न, एक फॉर्मेट बताने वाला है, जबकि यहाँ पर बच्चों को भी जो है साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें कौन सा अत्यधिक तनाव निकल रहा है यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि से, ये बात यहाँ पर कथन ने तो मेंशन नहीं करके रखी है। तो कथन ने मेंशन नहीं करके रखी है तो अपन भी अजम्पशन के रूप में नहीं इसको ले सकते, तो ये भी आपका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा क्या कह रहा है कि विकसित देशों में, कौन से देशों में, विकसित देशों में, ये बात स्टेटमेंट के अंदर भी बोल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक समस्या वाले लोगों में, जिनके पास में भी साइकोलॉजिस्ट की जो दिक्कत हो रही है उनके बारे में बात कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक मदद लेने वाले साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स है उनकी मदद लेने वाले लोगों का परसेंट 42% से कम उम्र वालों के लिए 42 साल से कम नहीं है। ये बात अपन को ऊपर भी मेंशन यहाँ पर स्टेटमेंट ने देकर रखा था कि भैया कितना परसेंट था, 63% तक किन लोगों का था, जो 42 साल से कम उम्र के हैं, जो 42 साल से कम उम्र के उनमें है ये 63%। यहाँ पर बोल रहा है कि 42 से कम नहीं है, इसका मतलब 42 से क्या है, वो ज़्यादा है, 42% से वो क्या है, ज़्यादा है। तो क्या आप तीसरा अजम्पशन इसमें लागू कर सकते हैं, बिल्कुल लागू कर सकते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर के रूप में आ सकता है। क्लियर भाई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, केवल थर्ड निहित है, अजम्पशन केवल थर्ड निहित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, आपका फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। क्लियर, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिखा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पढ़िएगा आप इसको ना, पढ़ो आप इसको क्या कह रहा है स्टेटमेंट, पढ़ो। स्टेटमेंट कह रहा है द कोड आस्क्ड द पेट्रोलियम एंड सेफ्टी एक्सप्लोसिव organization PESO to review the clinical composition of fireworks, particularly with respect to radiation aluminum content, and submit a report within 2 weeks. पेट्रोलियम और सुरक्षा विस्फोटक संगठन, पेट्रोलियम और विस्फोटक संगठन आपको PESO रिव्यू कर रहा है उस चीज के लिए कि कंपोजिशन के लिए कि भैया पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू रेड्यूसिंग मतलब कम करना, एल्यूमिनियम कंटेंट, एंड सबमिट ए रिपोर्ट ऑन दिस विद इन 2 वीक्स। ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम सामग्री को कम करके और आप जो है इस संगठन को 2 सप्ताह के भीतर, इस संगठन को 2 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत भी करें। तो ये PESO की एक रिपोर्ट है जिसमें अदालत ने इस चीज के लिए बात बताई गई है कि अदालत ने बोला है कि आप कि विशेष रूप से अंतर्निहित एल्यूमिनियम सामग्री को कम करके 2 सप्ताह के भीतर आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकता है, देखिएगा पढ़िए आर्ग्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा है कि अदालत ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और स्कूल और कॉलेज को सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाने का दायित्व सौंपा है। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, किसको कहा, जो आतिशबाजी की जो नैदानिक संरचना की समीक्षा करने के लिए कहा है, किसको कहा है, पेट्रोलियम और सुरक्षा विस्फोट संगठन PESO को कहा है कि भैया आप अपना रिपोर्ट पेश करो और एल्यूमिनियम सामग्री को कम करके रिपोर्ट को क्या करो, पेश करो। जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि अदालत ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी स्कूल को जागरूकता करने के लिए एक अभियान चलाने के लिए बारे में बात बोल रहा है। तो ये वाली बात पूर्ण रूप से क्या हो सकती है, आर्गुमेंट्स में गलत, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में कहीं पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्कूल के बारे में कोई बातें नहीं बोला गया, एक संगठन को बात बोला गया तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। सेकंड देखते हैं, अकेले पटाखों को दिवाली के दौरान प्रदूषण का कारण नहीं माना जा सकता। बात तो यहाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, एक पूरे उद्योग भी इसमें शामिल कर रहे हैं, परिणाम के रूप में बंद नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पर बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये बात बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि वाहनों को प्रदूषण, निर्माण की धूल और फसल की त्रुटि जलने जैसे अन्य कारक भी दिल्ली में प्रदूषण का योगदान करते हैं। यहाँ पर मेंशन हो गया क्या चीज, दिल्ली मेंशन हो गया, यहाँ पर क्या चीज मेंशन हो गया, दिल्ली मेंशन हो चुका है। जबकि अदालत
ने बोला है पीईएसओ को, भैया अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, एल्यूमिनियम सामग्री को कम करें और अपने 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये बात बोला है। जबकि यहाँ पे बोला है कि भैया दिल्ली में एक विशेष यहाँ पर स्टेट के बारे में बात हो गई, तो ये मतलब अजम्पशन के रूप में अपन इसको भी नहीं निकाल सकते। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से गलत हो चुका है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो नाइदर हो जाएगा। इफ नाइदर फर्स्ट और नोर सेकेंड आपका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, पढ़िएगा आप इसको, स्टेटमेंट को। पढ़िएगा स्टेटमेंट को आप। करें स्टार्ट। तो पूर्वोत्तर भारत के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अशांत क्षेत्रों से निपटने में सेना की मदद करने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। 1990 में उग्रवाद बढ़ने के बीच कश्मीर में AFSPA लागू किया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बात कर रहा है, अशांत क्षेत्रों से निपटने के लिए सेना की एक विशेष बल, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम लागू किया गया है। ओके डन। तो आर्ग्यूमेंट्स पूछा है कि इस अधिनियम को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मौके हैं ताकि सशस्त्र बलों को दी गई दमनकारी शक्तियों का वो दुरुपयोग कर सकें। वे नकली मुठभेड़ों का संचालन कर सकते हैं और मानव अधिकारों का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ आप इसमें, आप यहाँ पे आपको एक AFSPA के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक विशेष संगठन है जो अशांत क्षेत्रों में निपटने में बिल्कुल आपकी सहायता करेगा। ठीक है, सशस्त्र बल, उसको एक मतलब कुछ अधिनियम के तहत उसको गठन किया गया था। और 1990 के अंदर भी उग्रवाद बढ़ने के बीच में भी कश्मीर में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक विशेष बल, सशस्त्र बल का गठन किया गया, तो एक वो दमनकारी मतलब नीतियों को यहाँ पे बोलना, देखो स्टेट यहाँ पर आर्गुमेंट्स पढ़ेगा, पहला आर्गुमेंट्स पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि इस प्रकार की जो अधिनियम है वो दमनकारी शक्तियों का दुरुपयोग करने की बात कर रहा है यहाँ पर। जबकि कोई भी अधिनियम हो, चाहे या फिर कोई सा भी आपका बल हो, कुछ भी हो, XYZ सेना की मदद करने के लिए कोई भी बात हो रही है यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुरुपयोग की अपन बारे में बात नहीं कर सकते, विशेष रूप से स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर अपन इसको बात को सही भी करते हैं, मान लीजिए कि सही भी करते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ, तो फिर कोई सी भी दमनकारी जो भी फॉर्मेट बनेगा, जो उग्र होगी भीड़ या फिर उग्र होगा कोई भी मतलब यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट, तो उसको अपन को शांत करने के लिए कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए अपन को कुछ, जैसे इसमें बोला गया कि सशस्त्र बल का विशेष गठन किया गया, तो देखो ये फॉर्मेट अपन पॉजिटिव वे में तो लेके जा सकते हैं, अपन नेगेटिव वे में क्यों लेके जाएं इस चीज को। ठीक है, तो जब पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे तो उसका मतलब पहला आर्गुमेंट तो क्या हो गया आपका, पूर्ण रूप से गलत। देखो कोई भी काम करें तो उसका पॉजिटिव भी होता है, उसका नेगेटिव होता है, लेकिन अपन पॉजिटिव चीज सोचकर इस चीज को अपन काम में लेते हैं। बात के लिए तो इस बात के लिए दमनकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसके लिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो ये आर्गुमेंट आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। आगे नेक्स्ट, यह कानून सशस्त्र बलों को दी गई शक्तियों के आधार पर लाभकारी है। अब देखो जो भी अपन कानून बनाएंगे वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, बेनिफिट्स ही होंगे उस चीज के लिए, तो ये लाभकारी है। वे देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम भी हैं। AFSPA में दी गई शक्तियों देश के अशांत क्षेत्रों में कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों का मनोबल भी क्या करती है, वो बढ़ाती है। तो ये हुई बात पॉजिटिव बात, स्टेटमेंट के वे पर ही डिपेंड यहाँ पर अपन को बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो कंक्लूजन होगा, अजम्पशन जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपन जा सकते हैं। क्लियर भाई यहाँ तक आपका काम। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, स्टेटमेंट पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप उसको आराम से पढ़िएगा और उसको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, चलो करो, देखिए अगला क्वेश्चन की मदद लीजिए। बोल रहा है इन ए टीम ए लीडर्स रोल, एक टीम लीडर का रोल के बारे में बात कर रहा है, टीम लीडर के रोल के बारे में बात कर रहा है। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड टाइम टू लर्न tactful approach when starting challenge. Leadership also needs to learn it to negative the pitfalls of being challenged. Ego is a huge blind spot for all of us and it can be uncomfortable the first time someone calls us out on an oversight.
ये बोल रहा है कि एक टीम में एक नेता की जो भूमिका है वो चुनौतियों का मंचन करते समय सामरिक दृष्टिकोण सीखने में मार्गदर्शन और समय प्रदान करता है। मतलब टीम लीडर की यहाँ पर रोल के बारे में बात कर रहा है, टीम लीडर की भूमिका के बारे में बात कर रहा है। एक नेता की जो भूमिका है वो ये है कि अपने साथियों के साथ में जो समस्या आ रही है उसका मंचन करते समय एक सामरिक दृष्टिकोण सीखने के लिए और उनको टीममेट्स को अपना समय प्रदान करने के लिए बात कर रहे हैं। नेतृत्व को भी चुनौती दी जा रही है। तो यहाँ पर जो नेतृत्व है वो उसमें भी कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर बात कर रहा है कि उनके नुकसान को नेविगेट करने के लिए सीखने की भी जरूरत है। टीममेट के जो लोग हैं अगर उनमें अहंकार आ जाता है तो अहंकार हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अंधा स्थान है और ये पहली बार एहसास होता है जब कोई हमें चूक करने के लिए बाहर करता है। तो सिंपल सी बात, एक टीम लीडर के बारे में बात करें, जैसे हम लोग, हमारे भी एक टीम लीडर हैं, हम उनके साथ में काम कर रहे हैं, अगर हम चूक करते हैं तो वो हमको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वो हमको अपना समय देते हैं, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। तो अजम्पशन क्या हो सकता है, टीम के सदस्य हमेशा चूक करते रहते हैं। देखो हमेशा के बारे में बात यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इनका मतलब इसका कहना है कि वो डेली चूक करते हैं, हर एक चीज में काम में गलत करते हैं, उनमें जो है जो उस विशेष टीम के नेता द्वारा लगातार सुधारा जा सकता है। देखो सुधार तो करते हैं, लगातार सुधार भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टीम सदस्य हमेशा ही मतलब चूक करते हैं, ये बात अपन नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये बात लिखा हुआ नहीं है, तो एडजस्टमेंट पहला आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखने की कोशिश करते हैं। अहंकार, ईगो के बारे में, अहंकार जो ईगो के बारे में अपन को यहाँ पर क्या बोलता है, स्टेटमेंट के अंदर भी अपन को कहा गया था। ठीक है, तो अहंकार इस बात की अनुकूलन करता है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण से खुद को कैसे देखते हैं। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपका सेकंड एडजस्टमेंट अपन क्या कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। क्लियर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा आप इसको। ठीक है, चलो करो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लोकसभा के अंदर एक मोटर व्हीकल्स एक बिल प्रस्तुत किया गया था 2017 के अंदर, और इस बिल के अंदर अपन को बोलने वाला है कि भारतीय मोटर वाहन चालकों के लिए बीच सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए संशोधित को लक्षित किया गया। मतलब उस बिल में कुछ न कुछ संशोधित किया गया। यातायात के नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर जुर्माना लगाना, अगर कोई भी बंदा यहाँ पर उल्लंघन करता है उन पर कठोर जुर्माना लगाते हैं। और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए संशोधन के मसौदों को संसद के निचले सदन में रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर मोटर व्हीकल्स वाहन में संशोधन करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बात कर रहा है कि अगर कोई बंदा उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अजम्पशन क्या होगी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन देखते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अब लोग अपने दोपहिया वाहनों को बिना हेलमेट के चलाने से पहले और बिना सीट बेल्ट पहने या फिर बिना मोटर बीमा की अपनी कारों को चलाने से पहले अधिक सावधानी बरतेंगे। ये पहला अजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सड़कों की खराब स्थिति के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार और ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है आपका, कैंसिल। यहाँ पर ठेकेदार के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बिल के बारे में बात कर रहा है, उसमें संशोधन के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप उल्लंघन करते हो तो आपको जुर्माना लगेगा, इतनी सी बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पिछली सरकार कंपेयर कर दिया, कैसे क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन लेके आ सकते हैं यहाँ पर, बताओ, देखिए आंसर दो। आप बताओ कौन सा ऑप्शन लेके आ सकते हैं यहाँ पर। तो आपको सीधा से दिख रहा है यहाँ पर, आप लोग अपने दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाएंगे, कार में सीट बेल्ट बांधेंगे, बीमा रखेंगे और सुरक्षित चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिक सख्ती कर रहे हैं, अधिक सख्ती कर रहे हैं तो अपन को पहले से अधिक क्या करेंगे, सावधानी बरतनी होगी। क्लियर बात। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकलेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नंबर निकलेगा। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, जॉइनिंग के समय विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर वैल्यू ऑफ 2 lakhs। उनको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा टू सर्व द बैंक ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए। द बैंक हैज मेंशन इन इट्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो एक बैंक ने आपको बताया गया है कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो एग्जीक्यूट करता है 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने में समर्थ है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अच्छा, जॉइनिंग के दौरान, कब है, जॉइनिंग के दौरान।
चयनित उम्मीदवारों को शामिल होने के समय 3 साल की न्यूनतम अवधि के लिए बैंक की सेवा करने के लिए 2 लाख रुपए का मूल्य एक बॉन्ड भरना होगा। बैंक ने अपनी भर्ती अनुसूचना का में इसका क्या किया है, उल्लेख किया है। नोटिफिकेशन में क्या किया, उसका उल्लेख किया है। तो बैंक ने ऐसा काम क्यों किया? तो अजम्पशन क्या हो सकता है बैंक का? बोल रहा है कि न्यू एम्प्लॉइज आर लिविंग द बैंक व्हेन दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। कर्मचारी बेहतर अवसर मिलने पर वो बैंक क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है? मैं भी श्योर अजम्पशन के रूप में लेके आ सकते हैं, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी मिली तो एक बैंक में जो ज्वाइनिंग मिली उसको छोड़ सकते हैं और दूसरी बैंक में जा सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर बैंक गिव प्रमोशन टू एम्प्लॉयज आफ्टर 3 years ऑफ देयर सर्विस। यहाँ पर क्या प्रमोशन के बारे में बात हो रही है? क्या यहाँ पर प्रमोशन के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर नहीं हो रही? तो ये आपका सेकंड थिंग क्या हो सकता है, आपका कैंसिल हो सकता है। तो आपका अजम्पशन के रूप में क्या लेके आ सकते हैं? फर्स्ट। भाई पहला निष्कर्ष जो है, पहला जो पॉइंट है वो आपका क्या है, अजम्पशन के रूप में माना जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिएगा पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और बताने की कोशिश करो आंसर क्या आएगा इसका। आंध्र प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन प्लेस ऑफ तेलुगु मीडियम फॉर क्लास 1 to 6 इन गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर्स। इन दिस डिसीजन गुड। आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों के लिए 1 वर्ष से लेकर पहली क्लास से लेकर के 6ठी क्लास तक तेलुगु माध्यम के स्थान पर इंग्लिश माध्यम शुरू करने का फैसला लिया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 6 तक के में जो तेलुगु जो मीडियम है उसको वहां से हटा करके इंग्लिश मीडियम शुरू करने का फैसला किया है। क्या यह फैसला अच्छा है? देखते हैं। देखिए आर्गुमेंट्स पूछा है। हाँ यस ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस इज अ ड्रीम फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स ऑफ बैकवर्ड्स क्लासेज। हाँ अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिलाना बड़ी संख्या में माता पिता का एक क्या है, सपना है, जो पिछड़े बैकवर्ड जो है मतलब एरिया से आते हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो नो नहीं, क्यों नहीं करें? नहीं, अगर ये अगले साल से शुरू किया जाता है तो छात्रों को हमारे शिक्षकों की गुणवत्ता को देखते हुए असुविधा में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं है। अगर आप इंस्टेंट इस चीज को लागू करते हैं तो ये काम गलत हो सकता है, क्योंकि जो इस समय वर्तमान के अंदर जो तेलुगु माध्यम में जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको अगर आप अगले नेक्स्ट शैक्षणिक अकादमिक सत्र से शुरू कर दोगे तो वो पर्याप्त क्या नहीं है, कुशल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही कर सकता है। तो अपन ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ हम जा सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात? आप भी एक बार इसको चेक करिएगा, आप इसको एक बार बात को चेक करिएगा और फर्स्ट को भी चेक करिएगा कि बोल रहे हैं हाँ अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम में जो शिक्षा देना एक माता पिता का एक सपना होता है। तो ये भी बात भी अपन मेंशन कर सकते हैं। तो पहला भी यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकंड, पहला भी सही होगा और सेकंड भी सही होगा। आगे देखते हैं, देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा इसमें तीसरा भी है, नहीं आप ऐसा ना करें, क्योंकि कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा में अध्ययन किया है, मदर लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया है। नो देयर आर मेनी आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर वो हैव टू स्टडी इन देयर मदर लैंग्वेज। तो ये बात तो स्टेटमेंट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। चौथी बात क्या बोल रहे हैं, यस कर दो सर, क्योंकि इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। ये बोल रहा है कि हाँ सर कर दो, क्योंकि सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए जो है वो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी माध्यम में जो एक हमेशा उनकी एक समस्या रही हुई है। तो क्या ये भी सही हो सकता है? हाँ बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। तो आपने देखा कि पहला एजम्पशन था, आपने देखा सेकंड एजम्पशन था और आपने देखा फोर्थ एजम्पशन आपका मेंशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन हो यहाँ पर हो सकता है। क्लियर भाई यहाँ तक का काम आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी उस बच्चे को समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को बनाना सीखो भाई, इनको क्वेश्चनों को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेंस के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है, 10 या 10 से ज़्यादा आ रहे हैं, 10 या 10 से ज़्यादा आ रहे हैं। प्री एग्जाम्स के बारे में बात नहीं कर रहा, प्री एग्जाम्स कोई भी निकाल सकते हैं, टॉपिक्स आएंगे, छोटे मोटे टॉपिक्स आएंगे। अब तो इतनी सुविधा कर दी आपके लिए आईपीएस पीओ ने कि 35 क्वेश्चन और 40 नंबर, ये लीजिए भैया 40 नंबर।
क्वेश्चन वही सेम है, पुराना पैटर्न ही है क्वेश्चन का, लेकिन नया पैटर्न क्या है, नंबर्स का है। तो आप आराम से प्री मेंशन कर सकते हैं, इसमें प्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, मेंस में दिक्कत है। इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहो। ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, आपको इन क्वेश्चनों को सीखना पड़ेगा, इन क्वेश्चनों को सीखना पड़ेगा। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, थोड़ी बहुत चूक होती है, लेकिन अगर आप मेरे साथ लगातार क्वेश्चन को बनाते रहते हैं तो चूक होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आप इन चीज़ों को बस फोकस करिए। ठीक है, चलो पढ़ो, क्या कहता है ये स्टेटमेंट आपका, पढ़ो देखिए। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप देखो, देखिए ये पूछ क्या रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। आपको पूछ रहा है इंडिपेंडेंट कोच, कॉमन कोच, ठीक है। स्टेटमेंट में भी इफेक्ट द अदर स्टेटमेंट्स, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चूज करेक्टली डिस्पाइट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। पढ़िएगा क्या कह रहे हैं। सरकार ने नीरव मोदी से संबंधित 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर दी। द गवर्नमेंट साइज्ड असेट ग्रोथ RS 1300 करोड़ बिलोंगिंग टू नीरव मोदी बिसाइड। हाँ जी, आगे पढ़ो। और उसके पासपोर्ट को रद्द करने के लिए पहल भी की है। सूरत में जन्मे हीरो की आभूषण डिजाइनर के खिलाफ लुकआउट नोटिस सीबीआई द्वारा जारी किया गया है। चलो, ये आपने पहला पढ़ा है, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। पंजाब नेशनल बैंक और PNB बैंक ने देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हीरा व्यवसायी नीरव मोदी द्वारा 1100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। 11,000 करोड़ रुपए की। अच्छा, यह मामला पंजाब नेशनल बैंक द्वारा फोर्ट मुंबई में ब्रेडी हाउस में जारी 11,365.84 करोड़ रुपए, जिसका US में इतना 1.4 बिलियन के है, के धोखाधड़ी करने वाले पात्र से संबंधित है। पंजाब नेशनल बैंक को राशि के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि नीरव मोदी, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है नीरव मोदी ने जो फ्रॉड किया है वो PNB बैंक से किया है। तो PNB बैंक में इतना पैसा लिया है फ्रॉड के रूप में, और ये जो फ्रॉड हुआ है उसके लिए उत्तरदायी कौन हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। अब पंजाब नेशनल बैंक जब उत्तरदायी होगा तो वो कुछ तो उसको वसूलने के लिए क्या करेगा, अपनी राशि को वसूलने के लिए क्या करेगा, वो संपत्ति जब्त करेगा। क्या करेगा, संपत्ति को जब्त करेगा, और उसका पासवर्ड को क्या कर दे, क्या करने की बात बोलेगा, उसके पासवर्ड को रद्द करने के लिए सिफारिश भी करेगा। तो आपने देखा कि PNB ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि पिछली जो अपने यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 देखा कि उन्होंने धोखाधड़ी किया, इतना पैसा को उन्होंने धोखा कर दिया PNB बैंक वालों से। तो ये क्या हो गया आपका कोच। भाई PNB ने ऐसा काम क्यों किया, तो ये तो क्या हो गया कोच, और फर्स्ट थिंग इसका क्या हो गया, इसका इफेक्ट। फर्स्ट थिंग क्या हो गया, इसका इफेक्ट, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, आप आंसर देखिएगा कौन सा है, कि भैया सेकंड कॉज हो गया और फर्स्ट आपका क्या हो गया, इफेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर भाई, यहाँ तक आपका काम। चलें आगे, चलिएगा। तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और अपन जो है करेंगे, इसको पढ़िएगा, देखें क्या कहता है। पढ़ो आप इस क्वेश्चन को। फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। Finance Minister Arun Jaitley on Thursday proposed to double the expenditure on the government flagship Digital India program. Digital India program के अंदर बात कर रहे हैं कि रुपीज 3,073 करोड़ रुपए द नेक्स्ट फिजिकल अगेंस्ट रुपीज 1,425.63 crore in 2017 and 18. To move that has been largely welcomed by the industry. Global economy is transforming into the digital economy thanks to development of cutting edge technologies in digital space, machine learning, artificial intelligence, internet or things, 3D printing and the likes. Mr. अरुण जेटली ये कहना चाह रहा है भैया, अरुण जेटली जो है अपना वित्त मंत्री के है, जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर खर्च को अपन क्या करेंगे, डबल करेंगे। एक्सपेंडिचर को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डबल करेंगे। जो 2017-18 में 1,425.63 था, अब उसको बढ़ा करके अपन ने
73 कर दिया, करोड़ रुपए कर दिया, जो इस उद्योग, जो इस इंडस्ट्री में वेलकम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं। जैसे मशीनरी है, मशीन को अपन लर्निंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इंटरनेट और कुछ चीज़ें हैं, 3D प्रिंटिंग है एंड लाइक है। ठीक है, तो यहाँ पे उद्योग के बारे में बात कर रहा है। और चलो ये दे दिया आपको, इतना था पहले, अब इतना हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग डबल के आसपास में मान सकते हैं। और इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल स्पेस में अत्यधिक तकनीक के विकास के लिए बदौलत डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल रही है, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और इसी प्रकार से अन्य। ओके, अजम्पशन क्या हो सकते हैं? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत का एक सफल कार्यक्रम है। मुझे अब एक चीज बताओ, स्टेटमेंट में कहीं पर भी इस प्रकार की बात कर रहा है कि डिजिटल इंडिया जो है बिल्कुल सफल हो चुका है? देखिएगा, देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये बात, कहाँ लिखा हुआ है ये बात, कहाँ लिखी हुई कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो इंडिया का जो है सफल कार्यक्रम है, कहाँ लिखा हुआ है? अजम्पशन के रूप में वो बात होनी जरूरी थी, इसका मतलब पहला आपका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। कहाँ लिखा हुआ है ये बात? कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, बजट जरूर डबल किया है, बजट जरूर डबल किया है। वो इसलिए डबल किया है क्योंकि इसमें अपन और बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, इंटरनेट्स में, 3D प्रिंटिंग के अंदर, तो और बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आर इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री प्रोसेस। तो ये बात जरूर अपन बोल सकते हैं, तभी तो अपन को यहाँ पर जस्ट डबल अपने को बजट मिला है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर, अच्छा एक और ऑप्शन है, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली इज फेमस अमंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पर फेमस के बारे में बात हो रही है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली क्या फेमस है, ऐसा कुछ बात बोला है यहाँ पर? नहीं ना, तो ये वाला बात भी आपका क्या हो चुका है, कैंसिल। तो आपका क्या आंसर होगा? सेकंड थिंग आंसर होगा, फर्स्ट ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। ओके, और या फिर तीसरों को छोड़कर सभी, अजम्पशन पूछा है ना अपन को, तो यहाँ पर तीसरों को छोड़ के तो सभी तो नहीं होगा, यहाँ पर ओनली सेकंड अपन बात तो बोल सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये थे आपके टॉप आज के क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा, और नेक्स्ट सेशन में भी अपन इसी क्लास को अपन बनाते हुए अपन आगे की सीरीज को बनाते रहेंगे। ठीक है, लगभग अपन इस क्रिटिकल रीजनिंग के एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चंस के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस को देखते रहिए, इसको टैली करते जाइए। आप भी अपने क्वेश्चंस को जो है एक साइड में अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, ये मेरा क्वेश्चन का ये मेरा आंसर था और सर ने मुझे ये आंसर बताया, तो क्यों बताया, क्या रीजन है ना। तो इस क्लास के माध्यम से मैं यही बात बताना चाहूँगा कि भैया आपको क्रिटिकल रीजनिंग पर काम करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो अपन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।